नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड कंप्लीट कर लिया था, ब्लड का कंपोजिशन देख लिया था। अब उस ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करने के लिए ये एक पंप होता है। वो पंप क्या होता है, उसको हम हार्ट कहते हैं। वो हार्ट क्या है, देखिए इस प्रकार का एक हार्ट होता है और इस हार्ट की आकृति इस तरह की दिखाई देती है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखें तो ये बंद मुट्ठी के समान आकृति होती है और जिसके 4 कक्षक होते हैं। ऊपर के 2 आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 नीले कहलाते हैं, यानी कि 4 कक्षक इसमें पाए जाते हैं। तो ये चारों कक्षक किस तरह काम करते हैं, यानी कि ये पंप हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, ये सभी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन सिस्टम में ये बॉडी के अपर पार्ट में थोरेसिक कैविटी के बीच में पाया जाता है। यानी कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, वक्षीय गुहा है, उस वक्षीय गुहा में ये लंग्स के बीच में पाया जाता है। दोनों लंग्स के मध्य में होता है, पसलियों के नीचे और लंग्स के मध्य में होता है। लेफ़्ट साइड में इसका लगभग 70 से 80% भाग लेफ़्ट साइड में होता है और लगभग 20 से 25% भाग स्टर्न के नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के अपर पार्ट में वक्षीय गुहा में, यानी कि थोरेसिक कैविटी में, ये लेफ़्ट साइड में स्थित होता है। तो इसकी स्थिति हो गई लेफ़्ट साइड में। तो देखो, हृदय हमारे शरीर का पंप कहलाता है। तो हमारे शरीर का क्या कहलाता है, ये पंप कहलाता है। इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से, इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। मेसोडर्म जो लेयर होती है, जनन लेयर होती है, उससे इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मेसोडर्म से होती है इसकी उत्पत्ति। यह मांसल सक्वाकार, कोनिकल शेप, सक्वाकार व बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। तो ये कैसा होता है, दिखाई जो देता है, बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है, मांसल होता है, मस्कुलर होता है और सक्वाकार होता है, यानी कि कोनिकल शेप होती है इसकी आकृति। तो इस तरह का ये दिखाई देता है। यह वक्षीय गुहा में पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के मध्य, अब पूरा मध्य में नहीं होता, लगभग मध्य में होता है। वैसे तो ये लेफ़्ट साइड में होता है। तो मध्य बाईं तरफ स्थित होता है। तो इसकी जो स्थिति है वो हमारी पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं तरफ स्थित होता है। यह हल्के गुलाबी रंग का व गुलाबी रंग का होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम
वयस्क मनुष्य में, एडल्ट में। होता है तो इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ये भी लगभग होती है। तो 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम की झिल्ली कहते हैं। तो हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन भी 3 भागों में बटी होती है। इसके जो 3 भाग होते हैं, एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 भाग होते हैं इसके। तो यहाँ तक की बात देखो, हृदय हमारी बॉडी में पंप कहलाता है। मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। मांसल होता है, सक्वाकार होता है, बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। वक्षी गुहा में ये उसके पसलियों के नीचे होता है, दोनों लंग्स के मध्य होता है, लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, गुलाबी रंग का होता है और इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इस तरह से ये नॉर्मल बात हुई यहाँ तक की। अब आगे देखते हैं। इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जो 3 लेयर से बनी होती है। जो कितनी लेयर से बनी होती है? 3 लेयर से बनी होती है। एपिकार्डियम बाहर की जो लेयर होती है वो कहलाती है एपिकार्डियम। ये एपिकार्डियम क्या होती है? यह हार्ट का बाहरी स्तर है जो हार्ट को चिकना व सुरक्षा देता है। तो जो पहली लेयर है एपिकार्डियम, ये चिकनी होती है और इसको सुरक्षा देती है। दूसरी है मायोकार्डियम, यह मध्य स्तर है। ये कैसा है? मध्य स्तर है। सबसे मोटा स्तर है। इन तीनों लेयर में सबसे मोटी जो लेयर होती है वो बीच वाली होती है, मायोकार्डियम। तो सबसे मोटा स्तर है और यह कार्डियक मसल्स द्वारा बनी होती है। तो ये किसके द्वारा? कार्डियक मसल्स द्वारा बनी होती है। तो इस तरह से ये इसका दूसरा स्तर हो गया। तीसरा स्तर है एंडोकार्डियम। यह आंतरिक स्तर है। यह सल्की उपकला का बना होता है। यह बहुत चिकनी होती है। तो दोस्तों देखो, जो इसका
बाहर की तरफ जो आवरण है जिसे हम एपिकार्डियम बोलते हैं, ये एपिकार्डियम 3 तरह की लेयर से बना होता है और ये तीनों लेयर होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये एपिकार्डियम होती है जो हर्ट का बाहरी स्तर बनाती है और ये चिकना होता है, इसको सुरक्षा देता है। फिर बीच वाली होती है, ये बीच वाला मध्य स्तर कहलाता है, मोटा स्तर होता है और कार्डियक मसल्स का ये बना होता है। फिर एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम इसका आंतरिक स्तर बनाता है, यानी कि हर्ट के अंदर की तरफ वाला भाग होता है ये। और ये क्या करता है, ये सल की उपकला का स्क्विमोस एपिथेलियम का बना होता है, सल की उपकला का बना होता है और ये अत्यधिक चिकना होता है जिसके कारण ब्लड इससे चिपक नहीं पाता है। इस तरह से ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है जिसे हम इसका बाहरी आवरण बोलते हैं। तीनों लेयर में लिक्विड भरा होता है जो इसको सुरक्षा का कार्य करता है, यानी कि तीनों लेयर इसको क्या करती है, बाहरी आघातों से सुरक्षा देती है। तो इस तरह से इसका स्तर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हार्ट स्ट्रक्चर, तो ये देखो ये एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। ये डायग्राम में इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये स्ट्रक्चर किस तरह से है, देखो सबसे मोटी मोटी बातें आप लोगों को इतनी सी ध्यान रखनी है कि इसका डायग्राम थोड़ी याद करना है हमें तो इतना सा याद रखना है कि हार्ट के अंदर मुख्य मुख्य कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह से इसका असेंबलिंग हो रही है, ये किस तरह से बना हुआ है, कैसे इसमें ब्लड आता है, कैसे ब्लड इससे जाता है। ये पंप है तो पंप कैसे काम करता है हमें ये जानना है। तो देखो सबसे पहली बात है कि इसमें 4 कक्षक होते हैं। तो कितने कक्षक होते हैं, 4 कक्षक, 1 2 3 4। इसमें 4 तो कक्षक होते हैं। ऊपर के 2 आलिंद होते हैं और नीचे के 2 नीले होते हैं। तो ये दोनों, ये वाले दोनों आलिंद हो गए ऊपर के और ये दोनों नीले हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ऊपर के दोनों आलिंद हैं, देखो ये दोनों का काम होता है ब्लड को एकत्रित करना। ये वाला भी ब्लड को एकत्रित करेगा, ये भी ब्लड को एकत्रित करेगा। तो ब्लड को एकत्रित करने का काम करते हैं। तो ये बड़े होते हैं। इसके नीचे वाले ये जो है दोनों नीले हैं, ये नीले ब्लड को यहाँ से फेंकेंगे, यानी कि बॉडी के अंदर ये फेंकेंगे। तो ये वाला है पूरी बॉडी के अंदर फेंकने का काम करता है और ये वाला है ये लंग्स तक फेंकने का काम करता है। ये सारा सिस्टम कैसे होता है इसमें ये समझेंगे यहाँ पर। तो इस डायग्राम में हमने ये देखा है कि ऊपर वाले 2 आलिंद हो गए, नीचे वाले 2 नीले हो गए। इस तरह से कितने हो गए, 4 तो कक्षक हो गए। कितने कक्षक हो गए, 4 कक्षक। 4 तो इसमें कक्षक होते हैं। फिर इसमें वाल्व होते हैं, वो भी होते हैं 4। इसमें क्या होते हैं, कपाट, वाल्व बोलते हैं। तो वाल्व यानी कि कपाट, ये 4 ही इसमें कपाट होते हैं। ये 4 कपाट, इसमें देखो कक्षक तो हो गए 2 आलिंद, 2 आलिंद हो गए और 2 नीले हो गए। 2 आलिंद और 2 नीले। तो हार्ट में ये 4 कक्षक हो गए। ऐसे ही कपाट है, तो कपाट भी इसमें एक तो होता है मिट्रल कपाट, या इसे मिट्रल कपाट को बोलते हैं बाइक स्पीड वॉल्व। तो ये मिट्रल कपाट होता है। और दूसरा होता है ट्राइक स्पीड वॉल्व। ट्राइक स्पीड वॉल्व त्रिवलनीय कपाट, हिंदी में बोलेंगे त्रिवलनीय कपाट। तो इस तरह से कितने हो गए, एक तो ये हो गए। एक मिट्रल कपाट हो गए जिसे हम द्विवलनीय कपाट कहेंगे, और ये त्रिवलनीय बाइक स्पीड वॉल्व, ट्राइक स्पीड वॉल्व। फिर 2 कपाट होते हैं जिसे अर्ध चंद्राकार कपाट कहेंगे, अर्ध चंद्राकार कपाट कहेंगे। तो यहाँ तक हमने ये समझा है कि एक तो 4 इस कक्षक है, तो कक्षक कितने, 4। तो कक्षक की बात की अपन ने। फिर यहाँ पर दूसरे जो है कपाट होते हैं वो भी कितने होते हैं, 4 कौन से हैं, एक होता है मिट्रल कपाट, एक होता है त्रिवलनीय कपाट, और 2 होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट यानी कि सेमी ल्यूमर वॉल्व। तो 4 वॉल्व हो गए, ट्राइक स्पीड वॉल्व, बाइक स्पीड वॉल्व और 2 सेमी ल्यूमर वॉल्व।
इस तरह से 4 तरह के बॉल हो गई। तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 साइड होती है, एक ये साइड है और ये साइड है। ये वाली साइड है, ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ़्ट साइड। तो ये लेफ़्ट और राइट साइड, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि राइट साइड में और एक होते हैं लेफ़्ट साइड। राइट साइड में इम्प्योर अशुद्ध ब्लड आता है और लेफ़्ट साइड में शुद्ध प्योर ब्लड आता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी साइड में इम्प्योर ब्लड आता है, कौन सी साइड में प्योर ब्लड आता है। तो इतना और ध्यान रखना है कि राइट साइड होती, इस साइड में ये वाली साइड है ये इम्प्योर ब्लड की है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस साइड से संबंध रखता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस साइड से संबंध रखता है। तो इस तरह से दोनों साइड क्लियर हो गई। एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो ये वाला है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये वाला है। आगे सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये मोटी मोटी बातें वो याद रखनी है। फिर इसमें एक होता है ऐसे नोड, सीनू, एट्रियोल नोड। एक होता है ऐसे नोड और एक होता है एवी नोड। एक होता है ऐसे नोड और एक होता है एवी नोड। एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो हमें तो यह ध्यान रखना है, एक ऐसे नोड होता है, एक एवी नोड होता है। इस तरह से एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है। यह होता है ऐसे नोड जिसे पेसमेकर कहते हैं, हृदय का हृदय भी कहते हैं। और एक होता है यहाँ पर एक एवी नोड। तो ये एवी नोड होता है। ये एवी नोड दोनों का वर्क क्या है ये सब देखेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर 5 बातें बताई, ये क्लियर हो जानी चाहिए सबसे पहले पढ़ने से पहले कि इसमें 4 तो कक्षक होते हैं, 4 कपाट होते हैं, यानी कि 4 इसमें वॉल होते हैं, बाइस्पिड वॉल, ट्राइस्पिड वॉल, 2 सेमिलुमर वॉल, ये क्लियर हो गया। फिर इसकी 2 साइड होती है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड में इसके इस साइड में ये वाली राइट है, यानी कि हम इधर खड़े हैं तो हमारा ये वाला राइट, तो ये राइट साइड है। और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ऐसे नोड एवी नोड 2 घुंडी होती है, एक ऐसे नोड होती है, एक एवी नोड होती है। ये ऐसे नोड है, इसे पेसमेकर भी कहते हैं, और एवी नोड ये दोनों का वर्क देखेंगे आगे। तो इस तरह से अब आगे देखते हैं। तो देखो अब ये वर्क कैसे करता है ये देख लेते हैं। तो इसमें देखो ये ऊपर के 2 आलिंद होते हैं, नीचे के 2 नीले हैं। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो बॉडी में जिसमें CO2 मिल जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो शुद्ध होने के लिए आता है। तो सबसे पहले वो कहाँ पर आता है? वो आता है अलग अलग जो हमारी सिराएं हैं, वो सिराएं उसको एकत्रित करके वो इंटीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा वो प्रवेश करता है राइट एट्रियम में, यानी कि ऊपर के आलिंद में ये प्रवेश करता है। राइट वाली साइड में प्रवेश करेगा क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है। तो ये सुपीरियर वेना कावा के द्वारा और इंटीरियर वेना कावा के द्वारा ये प्रवेश करेगा इसके अंदर। इस तरह से यहाँ पर अशुद्ध ब्लड आकर एकत्रित हो जाता है। ये अशुद्ध ब्लड यहाँ पर आकर एकत्रित हो गया और यहाँ पर आने के बाद में फिर इसी के साथ साथ में एक और कार्य चलता है, जो इधर से लंग्स से शुद्ध ब्लड है, वो शुद्ध ब्लड भी इसमें भरता है इस जगह पे, और वो पल्मोनरी अरोटा के द्वारा भरता है। हम आगे देखते हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है। यह ऊपर के 2 आलिंद व नीचे के 2 नीले कहलाते हैं।
ऊपर के दो, ये दोनों आलिंद और ये दोनों नीले कहलाते हैं। तो आलिंद ऊपर के हैं वो बड़े होते हैं और नीले हैं वो छोटे होते हैं। ये ध्यान रखना है, ऊपर के दोनों आलिंद बड़े होंगे और नीचे के छोटे होंगे। राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से छोटा होता है। राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर से छोटा होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर यानी नीले। ये जो दोनों नीले की बात कर रहे हैं, तो ये जो राइट वेंट्रिकुलर है, ये वाला जो कक्षक है, ये छोटा होता है इसकी अपेक्षा। ठीक है। आलिंदों की दीवारें पतली जबकि नीले की मोटी होती है। आलिंद की दीवारें पतली जबकि नीले की दीवारें मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आलिंद तो क्या है, एकत्रित करने का ही काम करता है, जबकि जो नीले हैं, ये नीले पूरी बॉडी में प्रेशर से ब्लड को फेंकने का काम करता है। तो प्रेशर सबसे ज़्यादा लगता है नीले में। तो नीले में प्रेशर लगने के कारण ये क्या करेगा, इसकी दीवारें मोटी होने का कारण है इसमें प्रेशर का ज़्यादा होना। मैमल्स में दो अग्र महाशिराओं द्वारा रक्त एकत्रित करके, दो रक्त महाशिराएं कौन सी हो गई? एक तो सुपीरियर वेना कोवा हो गई, एक इंटीरियर वेना कोवा हो गई। ये दोनों महाशिराओं द्वारा रक्त एकत्रित करके राइट ऑरिकल यानी कि आलिंद, ऑरिकल में लाया जाता है। तो देखो यहाँ से समझने वाली चीज़ है कि ब्लड दो महाशिराओं द्वारा एकत्रित करके, दोनों महाशिराएं कौन सी? सुपीरियर वेना कोवा और इंटीरियर वेना कोवा, ये दोनों के द्वारा रक्त को एकत्रित करके, ये ऐसे एकत्रित करके ऊपर वाले चैम्बर में लाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आलिंद, राइट साइड वाला आलिंद। तो यहाँ पर ब्लड लाया जाता है। तो ये पहली ये बात क्लियर हो गई कि यह से लाया जाता है। फिर है यह महाशिराएं डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर से लाती है। तो ये दोनों महाशिराएं हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एकत्रित करके इस हार्ट तक लाती है। फिर है इसी प्रकार लेफ्ट साइड पल्मोनरी वेन, ध्यान देना इस पे। पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ओरिकल में लाती है, यानी कि लेफ्ट साइड के
आलिंद में लाती है। तो दो बात बोली मैंने अभी ये तक। एक तो पहली है कि दोनों जो महाशिराएँ हैं, सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा, इंटीरियर वेना कोवा, ये दोनों ब्लड को एकत्रित करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ लाती है, राइट ऑरिकल में। इसी तरह लेफ्ट ऑरिकल में भी एक काम चलता है कि लंग्स से शुद्ध ब्लड को जो, क्योंकि लंग्स में ये फेंकता है ब्लड और लंग्स से शुद्ध होकर वहाँ पर O2 मिल जाती है तो वो शुद्ध हो जाता है, तो वहाँ से ब्लड को इस वाले ऑरिकल में लाती है कौन, पल्मोनरी वेन। कौन लाती है, पल्मोनरी वेन। तो ये वाला भी भर गया, पल्मोनरी वेन यहाँ से शुद्ध ब्लड को लेकर आई और ये पल्मोनरी वेन रही। देखो ये पल्मोनरी वेन ला रही है ब्लड को, ये ला रही है, ये ब्लड को ला रही है, तो ये इसमें लाकर भर दी है पल्मोनरी वेन ने। तो ये शुद्ध ब्लड को लाकर ये वाला लेफ़्ट ऑरिकल या लेफ़्ट एट्रियम है, ये इससे भर जाता है। इसी तरह इधर इन दोनों वेना कोवा के द्वारा ये राइट ऑरिकल है, ये भी भर जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हो गया। ओके, अब रही वेंट्रिकुलर की बात। राइट वेंट्रिकुलर, ये वाले वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी अरोटा निकलती है, पल्मोनरी अरोटा निकलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजती है। ये तीसरी इम्पोर्टेंट बात हो गई। पहली थी कि ये यहाँ ब्लड आया था, वो किससे आया था, वेना कोवा से, सुपीरियर वेना कोवा, इंटीरियर वेना कोवा से ब्लड आया था। दूसरी बात थी यहाँ पर कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। फिर तीसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि जो ये इस वाली बात यहाँ की, अब ऑरिकल की बात खत्म हो गई, आलिंद की बात खत्म हो गई, अब वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर में हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो ब्लड है वो, क्योंकि डीऑक्सीजनेट ब्लड है, यहाँ आया था, फिर वहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ पर कपाट के द्वारा खुलने पर यहाँ आया है। तो यहाँ से ब्लड को भेजा जा रहा है कहाँ पे, लंग्स के पास शुद्ध होने के लिए। तो शुद्ध होने के लिए जो जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है, ये जा रहा है पल्मोनरी आरोटा द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी अरोटा निकलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजती है। यहाँ ब्लड में O2 मिलती है, वह CO2 लंग्स को दे दी जाती है। तो इस तरह से ये तीसरी बात क्लियर हो गई कि यहाँ से ब्लड जाता है और ब्लड कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाएगा लंग्स के पास में। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, इसी प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकुलर से, लेफ्ट वाले उस वाले, अब इसकी बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से एक महाधमनी अरोटा निकलती है जो रक्त को, कौन सा रक्त है, शुद्ध वाला, शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग तक भेजती है, शरीर के प्रत्येक भाग तक भेजती है। तो मैंने 4 पॉइंट बोले हैं, चारों पॉइंट को एक बार फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये बोला था कि बॉडी के जो इंटीरियर वेना कोवा है और एक सुपीरियर वेना कोवा है, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एकत्रित करके राइट
ऑरिकल में यानी कि ऊपर का जो राइट आलिंद है इसके अंदर ब्लड को लेकर आता है, लाया जाता है। ब्लड यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर दूसरी बात मैंने ये बोली कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी जो वेन है, ये पल्मोनरी जो जहाँ से लंग्स से ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड लाया जाता है और ये लेफ़्ट एट्रियम में लाकर भरा जाता है। फिर तीसरी बात बोली मैंने कि जो नीचे वेंट्रिकुलर है, जो राइट साइड का वेंट्रिकुलर है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाया जाता है, इससे ये लंग्स के पास ले जाया जाता है। और चौथी बात बोली है कि इसी प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, एक महाधमनी निकलती है यहाँ से, ये वाली ये महाधमनी निकल रही है, जो कहाँ जाता है, यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में फेंक दिया जाता है। अब इसको इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने ये बात बोली कि ये ब्लड लाया जाता है, वो कौन सा है, CO2 वाला ब्लड है। कौन सा ब्लड आता है, CO2 वाला ब्लड है। वो कहाँ आता है, इस वाले यहाँ पर CO2 वाले इस चैम्बर में आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, ऊपर का आलिंद, किस साइड का, दायां भाग। फिर यहाँ से ये ब्लड इस कपाट के द्वारा, यहाँ कपाट होता है, वॉल होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइस्पिड वॉल। ये ट्राइस्पिड वॉल खुलता है और ये रक्त आ जाता है इसके अंदर, ये ब्लड आ जाता है किसके अंदर, इसके अंदर, और इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ से ये ब्लड भेज दिया जाता है कहाँ पे, शुद्ध होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के पास। किसके पास, लंग्स के पास। ये पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ गया, लंग्स के पास, क्या लेने, शुद्ध होने के लिए गया है। फिर लंग्स से शुद्ध होकर ब्लड, लंग्स से शुद्ध होकर ब्लड कहाँ आता है, इस वाले भाग में। और ये वाला भाग होता है, इसमें जो लेकर आता है, शुद्ध ब्लड को लेकर जो आती है, वो होती है पल्मोनरी वेन। कौन होती है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन रही, ये दोनों पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है, ये शुद्ध ब्लड को लेकर आती है और जिससे यहाँ पर शुद्ध ब्लड भर जाता है। तो ये O2 वाला चैम्बर है, O2 वाला ब्लड यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ से ये बाइक स्पीड वॉल्व है, जिसे मिट्रल का पार्ट बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। ये वॉल्व खुलते हैं और ब्लड यहाँ भर जाता है, इस तरह से यहाँ भर जाएगा। और फिर यहाँ से ये सेमी लूमर वॉल्व यहाँ से खुलेंगे और ये गया ब्लड अरोटा के द्वारा ये बॉडी के अंदर प्रत्येक भाग में, ये बॉडी के प्रत्येक भाग में भेज दिया जाता है। इस तरह से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और जाता है। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझेंगे। तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो आगे और क्लियर हो जाएगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए, अब एक साधारण तरीके से हम समझते हैं। हार्ट का डायग्राम से अगर समझ में नहीं आता है तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम हार्ट का स्ट्रक्चर को, इस तरह से साधारण सा स्ट्रक्चर है तो साधारण स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि इसके 4 कक्षक होते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर, तो ये वेंट्रिकुलर हो गया। इस तरह से 4 तो इसके कक्षक हो गए। फिर इसमें ये हो गया बाइक स्पीड वॉल्व, इसे मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। द्विवलनीय कपाट,
यहाँ पर कपाट होते हैं, त्रिवलनीय कपाट, इसे बोलते हैं ट्राई स्पीड वॉल। इस तरह से 2 कपाट हो गए, 4 कक्षक हो गए। अब समझते हैं, देखो दो कपाट यहाँ पे हैं, इसको बोलते हैं, इन दोनों में अर्ध चंद्राकार कपाट। अर्ध चंद्राकार कपाट वो किस में होते हैं? एक तो ये होती है महाधमनी, जिसे अरोटा बोलते हैं, ये महाधमनी रही, और ये पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय महाधमनी। इस तरह से कितने हो गए? ये 1 कपाट, 2, 3 कपाट, और ये 4 तो कपाट हो गए। ऐसे वाल हो गया 1, 2, तीसरा वाल यहाँ पे जो महाधमनी के यहाँ पे ब्लड आता है यहाँ पे, और चौथा है यहाँ पे। इस तरह से 4 कपाट हो गए। अब देखो होता क्या है, ब्लड कैसे आता है और कैसे जाता है ये समझते हैं। तो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कोआ और इंटीरियर वेना कोआ के द्वारा ब्लड आएगा। कहाँ पे? ये ब्लड आ रहा है CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, अशुद्ध रक्त, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के थ्रू जो CO2 बनती है वो ब्लड में मिल जाती है, तो ब्लड अशुद्ध कहलाता है। तो ब्लड आता है इस वाले कपाट में, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ के, फिर ये कपाट खुल जाता है। जैसे इसमें प्रेशर डलता है ये कपाट खुल जाता है, कौन सा? ट्राइकिस्पिड वॉल खुल जाता है, और ये खुलने से अब आ गया किसमें? वेंट्रिकुलर में। ये राइट वेंट्रिकुलर में आ जाता है। राइट वेंट्रिकुलर से फिर ये ब्लड यहाँ से इंटर करता है इसके अंदर, यहाँ, और ये चला जाता है कहाँ पे? लंग्स के पास में। किसके पास जाएगा? लंग्स। ये लंग्स बना दिए मैंने यहाँ पे, ये लंग्स है। ये लंग्स के पास गया, क्या लेने गया? शुद्ध होने, क्योंकि CO2 इसके पास में, तो ये शुद्ध होने गया है। तो ब्लड आया, वॉल्व खुला, इसमें आया, यहाँ प्रेशर डाला, यहाँ से गया है लंग्स के पास में, और लंग्स के पास में यहाँ से फिर ब्लड आता है शुद्ध होके, और ये शुद्ध होके ब्लड आ रहा है ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, देखो इन दोनों वर्ड पे ध्यान देना है हमें, पल्मोनरी वेन पे और पल्मोनरी आर्टरी पे। तो ये वाली बात मैं यही बता देता हूँ। चलो, ये अपवाद है एक तरह से, क्योंकि वेन और आर्टरी दोनों का काम है वो निश्चित होता है। हमेशा वेन जो होती है वो अशुद्ध ब्लड के लिए होती है, और आर्टरी है वो शुद्ध ब्लड के लिए होती है। हमारे शरीर में जो आर्टरी होती है वो शुद्ध ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर प्रत्येक अंगों तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड को ले जाने का काम करती है आर्टरी। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने का जो कार्य एकत्रित करके जो लाते हैं वो होती है वेन। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये अशुद्ध ब्लड जा रहा है किसके पास? लंग्स के पास, और ये कौन लेके जाए? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी यानी धमनी। तो यहाँ पर अपवाद है। ये आर्टरी जो नाम है ये आर्टरी वैसे तो पूरी बॉडी में ये शुद्ध ब्लड के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर ये अशुद्ध ब्लड के लिए है। तो ये अशुद्ध ब्लड को लेकर जाती है कहाँ पे? लंग्स के पास में। कहाँ से? नीले से लंग्स के पास में जो ब्लड को लेकर जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है, ये हमें ध्यान रखना है।
फिर ऐसे ही शुद्ध ब्लड को वहाँ लंग्स के पास O2 मिल जाता है ब्लड में, तो शुद्ध हो जाता है, तो वहाँ से ब्लड को लेकर आती है, वो होती है पल्मोनरी वेन। वेन जबकि क्या होती है, अशुद्ध ब्लड के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन है, वो शुद्ध ब्लड को लेकर आ रही है। इस तरह से ये दोनों यहाँ पर ये दोनों पल्मोनरी आर्टरी और वेन है वो एक दूसरे का उल्टा काम कर रही है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ ब्लड आ गया शुद्ध होकर, इसके अंदर आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट यानी कि जो इसका ऊपर का आलिंद है इसमें आ गया है, लेफ्ट वाले में। और यहाँ से ब्लड ये रहा कपाट, जिसे द्विवलनीय या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ये मिट्रल वॉल्व जैसे ब्लड भरता जाएगा तो प्रेशर डालेगा तो खुलेगा, ये खुलता है, और खुलता है तो ब्लड कहाँ जाता है, नीचे के वेंट्रिकुलर में आ जाता है, और फिर धीरे धीरे इसमें आता है, तो इसमें ये भर जाता है। तो यहाँ से ये जो कंस्ट्रक्शन की यानी कि सिस्टोलिक होगा, सिस्टोलिक मैकेनिज्म से ये दबाव डालेगा, और दबाव डालने से ब्लड को फेंक दिया जाता है यहाँ से शुद्ध ब्लड को पूरी बॉडी के पास में, किसके द्वारा, महाधमनी यानी कि अरोटा के द्वारा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, वाल्व होता है। तो यहाँ पर वाल्व होता है, तो ये वाल्व खुलता है और ब्लड चला जाता है, इसके द्वारा पूरी बॉडी के अंदर फेंक दिया जाता है। तो ये वाल्व है। तो तीसरा वाल्व ये है, चौथा वाल्व है, जिसे हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व या सेमी लूमर वाल्व। तो इस तरह से बॉडी के अंदर ब्लड आया और ब्लड गया, तो ये आना और जाना, इस तरह से ये पंपिंग करता है। अशुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों अलग अलग है। इधर रहेगा शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त, और इधर अशुद्ध रक्त। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर अगर दूसरी तरह से समझे हम इसको, तो हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो भी इसी डायग्राम से समझते हैं। देखो ऊपर मैंने लंग्स बनाया हुआ है, बीच में हार्ट है, और नीचे में बना देता हूँ बॉडी, इसको मैं बोल देता हूँ बॉडी। वैसे बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक होती है, लेकिन अपन थोड़ी देर के लिए बॉडी को यहाँ रख देते हैं। तो इसमें ये कैसे वर्क करता है देखो, तो बॉडी की प्रत्येक सेल से जहाँ CO2 मिल चुकी है ब्लड में, वो प्रत्येक वहाँ से लेकर आएगा ये ब्लड को, और ब्लड को CO2 वाले ब्लड को लेकर आती है वेना कोवा, इंटीरियर वेना कोवा। ये ब्लड को लाती है और एकत्रित करके सभी कोशिकाओं से ब्लड को एकत्रित करके CO2 वाली ब्लड को लेकर जा रही है कहाँ पे, ऊपर के आलिंद के पास। कौन से वाले, राइट साइड वाले ऑरिकल के पास में। यहाँ ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आया। एक बार मैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझा रहा हूँ, तो देखिए अशुद्ध ब्लड यहाँ पे आया, इसके पास इस चैम्बर में आ गया, और इस चैम्बर में आने के बाद में ये वॉल्व खुलेगा, इसमें आया, यहाँ से गया ब्लड लंग्स के पास में। एक बार आया ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से चला गया लंग्स के पास में, ठीक है, एक बार आ चुका ब्लड। फिर लंग्स से शुद्ध होगा ब्लड, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड आएगा, फिर लेफ्ट ओरिकल में आएगा, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड जाएगा अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में, वापस बॉडी में, ये वापस बॉडी में, इस तरह से वापस बॉडी में चला गया। तो इस तरह से बॉडी से CO2 वाला ब्लड आए, और फिर वो राइट साइड में आए, राइट साइड से फिर ये लंग्स के पास जाता है, लंग्स से फिर लेफ़्ट साइड में आता है, लेफ़्ट साइड से फिर ये पूरी बॉडी में वितरित कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस तरह से ब्लड का 2 बार चक्कर लगाना है। ब्लड कितनी बार आया, इसमें 2 बार आया, एक बार लेफ़्ट साइड में, एक बार राइट साइड में आया, एक बार लेफ़्ट साइड में आया। तो इस तरह से ब्लड का 2 बार आना डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने ये देख लिया है कि कैसे इसमें ब्लड आता है, कैसे ब्लड इससे बॉडी के अंदर जाता है, कौन कौन से इसमें चैम्बर पाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें वॉल्व होते हैं, ब्लड कौन लेकर आती है, ब्लड कौन लेकर जाती है, ये सारी बात हमने अब क्लियर कर ली है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं कि इसमें कुछ जो हार्ट है, ये हार्ट काम कैसे करता है। इसमें जो संकुचन और शिथिलन की जो मैकेनिज्म होती है, जिसे हम सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोलते हैं, ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक घुंडीनुमा संरचना होती है, इस जगह पे ये घुंडीनुमा संरचना होती है, और इसको ही बोलते हैं ऐसे नोड, ऐसे नोड क्या बोलते हैं, ऐसे नोड, सीनु ऑरिकुलर नोड, सीनु ऑरिकुलर नोड। तो ध्यान रखना है में, एक होता है इसमें ये ऐसे नोड, एक घुंडी नुमा संरचना होती है जो राइट ऑरिकल के
ऊपर की तरफ पाई जाती है, यानी कि ये सुपीरियर वेना कवा के जस्ट नीचे की तरफ होती है और ये ऐसे नोड कहलाती है। ये इसका जो दूसरा नाम है वो होता है पेसमेकर। पेसमेकर इसे क्या बोलते हैं? पेसमेकर। और पेसमेकर को ही बोला जाता है हृदय का हृदय, क्योंकि ये धड़कन की उत्पत्ति करता है। तो पेसमेकर को क्या बोलेंगे? यह धड़कन की उत्पत्ति करने वाला है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। इसे ही ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड की फुल फॉर्म है सीनो ऑरिकुलर नोड। फिर इसके जस्ट ये जो ऐसे नोड है, ये आवेगों को, इसके जो इसमें जो आवेग होते हैं, इम्पल्स होते हैं, वो इम्पल्स दे दिए जाते हैं दोनों आलिंदों को। ऊपर के दोनों आलिंदों को इसके इम्पल्स दे दिए जाते हैं, जिससे इनमें संकुचन की क्रिया होती है। तो ऐसे नोड धड़कन की उत्पत्ति करेगा। ऐसे नोड को पेसमेकर कहेंगे, इसे हृदय का हृदय कहेंगे। ये अपने आवेगों को ऊपर के दोनों आलिंद को दे देता है। और फिर यहाँ से ये आवेगों को ऐसे नोड से एवी नोड को दे देते हैं। तो यहाँ होता है एक और घुंडी होती है, जिसे बोलते हैं एवी नोड। इसे बोलते हैं एवी नोड। इसे क्या बोलते हैं? एवी नोड। तो एवी नोड इसके आवेगों को फिर दे देता है एवी नोड को। एवी नोड की फुल फॉर्म होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो एवी नोड है, ये एवी नोड इस यहाँ ऐसे नोड से आवेग लेकर ये यहाँ से एक जोड़ी तंत्रिकाओं के द्वारा यहाँ से आवेग नीचे के वेंट्रिकुलर में प्रसारित कर देता है। और नीचे के जो दोनों वेंट्रिकुलर है, इसमें कई जोड़ी तंत्रिकाओं के द्वारा पूरी वेंट्रिकुलर में ये फैले रहते हैं और इनके द्वारा ये पूरे वेंट्रिकुलर को आवेग दे देता है, जिससे नीचे के दोनों वेंट्रिकुलर में संकुचन होता है। तो इस तरह से ऐसे नोड का कार्य है वो है दोनों ऊपर के दोनों आलिंदों को संकुचन करवाने का, और एवी नोड का कार्य है दोनों नीले को संकुचन करवाने का। इस तरह से ऐसे नोड एवी नोड को हमें ध्यान रखना है। फिर होता है इसमें एक होता है जिसे बोलते हैं एक सेप्टम। एक दीवार है दोनों आलिंदों के मध्य एक दीवार है, जिसे अपन बोलते हैं सेप्टम। इस सेप्टम के मध्य एक छिद्र होता है, इस छिद्र को बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। ये फोरामेन ओवैलिस है, ये सभी बच्चों में जो 9 महीने से पहले माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, यानी कि जो फीटस होता है, उस फीटस में जब हार्ट बनता है तो यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस बोलते हैं। तो फोरामेन ओवैलिस से ये जब बच्चा पैदा नहीं होता उस समय ये हार्ट के दोनों जो आलिंद होते हैं उसमें सेप्टम में ये पाया जाता है। लेकिन ये 9 महीने का जब बेबी हो जाता है उस समय धीरे धीरे ये बंद हो जाता है और बंद होकर एक गड्ढे के नुमा आकृति में रह जाता है और उस गड्ढे नुमा आकृति को फोसा ओवैलिस कहते हैं। तो दोबारा से समझा रहा हूँ, इसका नाम होता है जब एम्ब्रियो स्टेज में, फीटस स्टेज में, फीटस स्टेज में तो बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। ये 9 महीने का जब बच्चा होता है माँ के पेट में, उससे पहले ये गड्ढा होता है जिससे इसको बोला जाता है फोरामेन ओवैलिस। लेकिन ये 9 महीने के होते बंद हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है। उसके बाद तब ये इस गड्ढे को बोलते हैं फोसा ओवैलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओवैलिस। फिर दोबारा समझो, फोरामेन ओवैलिस है, ये एम्ब्रियन की स्टेज में एक दोनों के बीच में एक पट होता है, सेप्टम होता है, और यहाँ पर ये गड्ढा होता है, इसे फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। इस फोरामेन ओवैलिस से ब्लड का आदान प्रदान इधर से इधर जा सकता है, यानी कि ये पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता है। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो ये बंद हो जाता है और एक धब्बे का या गड्ढे का रूप रह जाता है, जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। और ये फोसा ओवैलिस सभी में पाया जाता है, इस प्रत्येक हर्ट में पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फोरामेन ओवैलिस है, ये फोसा ओवैलिस में चेंज नहीं होता, यानी कि पूरी तरह से ये बंद नहीं होता। और बंद नहीं होता तो
दिल में, जिसे कहते हैं कि दिल में छेद है, किसी बच्चे के दिल में छेद है, तो छेद दिल में कहीं नहीं होता। यहाँ पर ये जो सेप्टम होता है, दोनों आलिंद के मध्य की दीवार में जो सेप्टम है, ये दोनों को अलग अलग, यानी कि राइट और लेफ्ट ऑरिकल को अलग अलग करने वाली एक दीवार होती है। वो दीवार डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने नहीं देती है। तो इस दीवार यहाँ पर ये क्या है, गड्ढा बंद नहीं होता है, फेरोमोन ओवलिस बंद नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि उसके बच्चे के दिल में छेद है। तो ये फेरोमोन ओवलिस फोसा ओवलिस में चेंज नहीं हो पाता है। उससे किसी बच्चे का अगर ये नहीं होता है तो उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब होता है कि बच्चा नीला पड़ने लग जाता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही आपस में मिलने लग जाते हैं, जिससे उस बच्चे की बॉडी नीली पड़ने लग जाती है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, जिसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। फोसा ओवलिस इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है हमें। और पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये दोनों अपवाद है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसकी इम्पोर्टेंट जो बातें मैंने बताई है वो फिर से एक बार मैं रिवाइज़ करवाता हूँ। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 ही इसमें वॉल्व होते हैं, ऊपर के 2 आलिंद होते हैं, नीचे के 2 नीले होते हैं। इधर मिट्रल वॉल्व पाया जाता है, इधर ट्राइस्पिड वॉल्व पाया जाता है, 2 सेमिलुमर वॉल्व पाए जाते हैं, ये वाला और ये वाला सेमिलुमर वॉल्व है। इसमें ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाली सुपीरियर वेना कावा होती है, इंटीरियर वेना कावा होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और वो लाकर राइट ऑरिकल में भरती है। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकुलर में आता है, वेंट्रिकुलर से लंग्स के पास जाता है और लंग्स के पास जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है। फिर वहाँ पे ब्लड वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा बॉडी लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से मिट्रल वॉल के खुलने से ही इसके अंदर आता है और यहाँ से ये ब्लड अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है, जैसे एसए नोड है, एसए नोड को पेसमेकर कहा जाता है, इसको हृदय भी कहा जाता है, जो दोनों आलिंदों को ये क्या करता है, आवेग प्रदान करता है, जिससे ये संकुचन करते हैं। ऐसे एवी नोड होता है, वो नीले को आवेग प्रदान करता है, जिससे इनमें संकुचन होता है। तो इन सब बातों को हम थोड़ा सा अब लिख भी लेते हैं। हृदय का आंतरिक स्तर मायोकार्डियम कहलाता है। हृदय में राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट के आलिंद व नीले के मध्य त्रिवलनीय कपाट होता है। लेफ्ट के दोनों कक्षकों यानी कि आलिंद नीले के मध्य द्विवलनीय मिट्रल कपाट होता है। राइट साइड के आलिंद में एक घुंडी नुमा
संरचना होती है जिसे ऐसे नोड, सीनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड कहते हैं। यह हृदय में धड़कन की उत्पत्ति करता है। तो हृदय में धड़कन की उत्पत्ति कौन करता है? ऐसे नोड, जिसे हृदय का हृदय या पेस मेकर कहते हैं। हृदय का हृदय या क्या कहेंगे? पेस मेकर। कभी कभी किसी व्यक्ति के ये पेस मेकर यानी कि हृदय का हृदय जिसे ऐसे नोड कहते हैं, ये ख़राब हो जाता है, इसमें मिस्टेक आ जाती है, तो इसकी जगह आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा दिया जाता है, तो जो बैटरी से चलता है। तो ये हृदय में धड़कन की उत्पत्ति करता है। तो धड़कन की उत्पत्ति करेगा तो क्या करे, कैसे करेगा? ये ऐसे नोड आवेगों को दोनों आलिंद में भेजकर संकुचन सिस्टोल संकुचन करवाता है। दोनों आलिंद में भेजकर संकुचन कराता है। फिर एक होता है एवी नोड। एवी नोड यह ऐसे नोड से आवेगों को लेकर दोनों नीले की दीवारों में कई तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित करके संकुचन करवाता है। संकुचन करवाता है। तो इस तरह से एवी नोड और एसए नोड की बात हुई। एसए नोड है वो आवेगों की उत्पत्ति करता है, ओरिजिन ऑफ इम्पल्स होता है, वो पेसमेकर कहलाता है, हार्ट ऑफ हार्ट कहलाता है। और ऐसे एवी नोड होता है जो ऐसे नोड से आवेगों को लेकर ये भी वेंट्रिकुलर की दीवारों में वहाँ पर सिस्टोल या वहाँ पर संकुचन की क्रिया प्रारंभ कराता है। तो इस तरह से ऐसे नोड एवी नोड की यहाँ बात हुई है। फिर आगे देखते हैं। हार्ट में ऊपर के दोनों आलिंद के मध्य सेप्टम होता है जो दोनों कक्षकों के ब्लड को अलग रखता है। तो दोनों आलिंद के मध्य एक सेप्टम होता है जो दोनों के ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है। गर्भावस्था में इस सेप्टम में एक गड्ढा पाया जाता है
जिसे फ़ोरामेन ओवैलिस कहते हैं, जो बाद में 9 महीने का होने के बाद 9 माह भर जाता है, वह एक चिन्ह के रूप में रह जाता है, जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। हम देखते हैं कि एक ध्वनि सुनाई देती है, हार्ट में एक ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि क्या होती है? हार्ट में ध्वनि सुनाई देती है, जिसे लब डब की ध्वनि कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? लब डब की ध्वनि कहते हैं। तो 2 साउंड होते हैं ये, एक लब का साउंड होता है, एक डब का साउंड होता है। तो ये लब का साउंड है, ये लब का साउंड है, ये फर्स्ट साउंड होता है। ये दोनों वॉल्व, कौन सा? बाइक स्पीड वॉल्व और ट्रैक स्पीड वॉल्व, दोनों वॉल्व के बंद, बाइक स्पीड ट्रैक स्पीड, दोनों वॉल्व के बंद होने से दोनों वॉल्व के बंद होने से फर्स्ट साउंड सुनाई देता है, जिसे बोलते हैं लब का साउंड। और फिर दूसरा साउंड होता है डब का साउंड, ये सेकंड साउंड होता है। ये दोनों सेमी ल्यूमर वॉल्व के बंद होने से, दोनों सेमी ल्यूमर वॉल्व के बंद होने से साउंड सुनाई देता है, जिसे सेकंड साउंड बोलते हैं और इसे ही डब का साउंड बोलते हैं। तो हमारा हृदय लब डब की ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे हम धक धक कहते हैं। तो धक धक ना होकर लब डब का साउंड होता है। तो ये जो साउंड होता है, ये साउंड ब्लड का फ्लो करता है, और ये जो हमारा पंप है, ये पंप में वाल्व खुलते हैं, बंद होते हैं, इससे ये सुनाई दे रहा है। तो ये सारा सिस्टम है, यह तो फिर आगे देखते हैं। हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार धड़कता है। लगभग कितना? 70 से 75 बार धड़कता है। तो ये जो बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो है, वो 70 से 75 बार होता है 1 मिनट के अंदर। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ऑक्सीजन ब्लड बॉडी के अंदर फेंक दिया जाता है। ये कितनी बार होता है? लगभग 70 से 75 बार। अगर बच्चों की बात करें, ये तो वयस्क मनुष्य की बात है। अगर बच्चों में करें तो जो छोटा बच्चा होता है, 1 माह का या जो शिशु होता है पैदा होते ही, उसमें ये 140 पर मिनट होता है ये। तो ये धीरे 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 कम होता जाता है, और ये वयस्क अवस्था आते तक ये 70 से 75 तक हो जाता है। प्रौढ़ावस्था तक ये 65 से 60 रह जाता है। तो इस तरह से हृदय में धड़कन 70 से 75 बार होती है। हृदय की धड़कन को
मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वो कानों में लगा कर डॉक्टर जो नब्ज़ को या हृदय की धड़कन को देखता है उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। इसी तरह बीपी के ब्लड प्रेशर के लिए मापने के लिए एक मशीन होती है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्नोमोनोमीटर का यूज़ लिया जाता है। स्फेग्नोमोनोमीटर का यूज़ लिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना है, स्फेग्नोमोनोमीटर का यूज़ लिया जाता है। इसकी स्फेग्नोमोनोमीटर को की डिस्कवरी की थी, इसको जो खोजा था या इसको सबसे पहले इसने बनाया था, इसका नाम भी हमें ध्यान रखना है, नोवा व रोकी। नोवा और रोकी ने इसको बनाया था। तो एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था तो इसे स्फेग्नोमोनोमीटर को नोवा और रोकी ने बनाया था। फिर एक होता है ECG। ECG की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है? ये हार्ट कैसे काम कर रहा है, ये हार्ट में जो आवेगों का जो इम्पल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो इम्पल्स को ये बताती है ECG। तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। ECG क्या होती है? ECG हृदय को चेक करने के लिए, हृदय में इम्पल्स को चेक करने के लिए काम में ली जाती है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक और चीज़ है इसके अंदर BP होती है। BP जो BP चेक करते हैं वो BP जो होता है वो होता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 120/80 ये BP होता है। और इसमें ये होता है सिस्टोलिक और ये होता है डायस्टोलिक, यानी कि संकुचन और ये शिथिलन। इसमें जो संकुचन होता है, संकुचन में जो प्रेशर डलता है तो वो संकुचन होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है संकुचन में, जिसे बोलते हैं सिस्टोलिक, और ये होता है डायस्टोलिक जो 80 होता है। तो ये एक स्वस्थ मनुष्य में इस तरह सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो आंकड़े आते हैं वो 120/80 होता है। कई बार एग्जाम में इसको उल्टा सीधा करके दे दिया जाता है, 120/80, 120/90, 80, 120। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ये 120/80 होता है। तो इस तरह से मुख्य सभी बातें हमने हर्ट की यहाँ पर कर ली है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी भी टॉपिक्स के अंदर आने वाली पूछी जाने वाले जो चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूड यहाँ पर की है। अगर यहाँ से हम पढ़ते हैं ये सभी चीज़ों को तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और कोई क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा। फिर एक और चीज़ है, हर्ट साइकिल, हृदय चक्र होता है एक, हृदय चक्र, हर्ट साइकिल क्या होती है? तो हर्ट साइकिल होती है जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक यानी कि इस ब्लड का आना और जाने के लिए एक चक्र होता है, उसको एक साइक्लिक रूप दिया गया है। ये हृदय चक्र होता है 0.8 सेकंड का, यानी कि पूरी 1 सेकंड में नहीं है, ये 0.8 सेकंड का हर्ट साइकिल का टाइम होता है। ये एक हर्ट साइकिल है, जैसे ये हर्ट साइकिल है, उस हर्ट साइकिल में ये इस तरह से 3 भागों में बटी होती है। जो पहला है ये 0.1 सेकंड का होता है, और ये 0.3 सेकंड का, और ये 0.4 सेकंड का। इस तरह से टोटल ये 0.8 सेकंड की होती है। इसमें ये सिस्टोलिक, एट्रियोल, और ये सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर, और ये डायस्टोलिक एट्रियो
वेंट्रिकुलर। इस तरह से ये हार्ट साइकिल होती है जो 0.8 सेकंड की होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 0.1 सेकंड में सिस्टोलिक ट्रिल होता है, यानी कि ऊपर का जो आलिंद होता है, ये आलिंद 0.1 सेकंड में ये संकुचित हो जाते हैं। फिर दूसरा है सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर, ये 0.3 सेकंड में ये संकुचित हो जाते हैं। और वेंट्रिकुलर जो इसका शिथिलन है वेंट्रिकुलर का, ये 0.4 सेकंड का होता है। ये टोटल 0.8 सेकंड में होता है। तो ये एक के बाद एक काम नहीं करती, ये सब लगभग इस तरह से प्रोसेस होती है कि एक साथ वर्क होती है। ऊपर के 2 आलिंद है वो दोनों एक साथ काम करते हैं और वेंट्रिकुलर लगभग एक साथ काम करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे का फ़र्क होता है। तो ये टोटल 0.8 सेकंड में ये कंप्लीट अपना वर्क कर देता है। ब्लड का आना और ब्लड को वापस भेजने का कार्य है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो ये 1 मिनट में ऐसा कितनी बार होता है? लगभग हम मानते हैं कि 72 बार। तो ऐसा क्या होता है कि 0.8 सेकंड लगती है और ये 1 मिनट में हम कहते हैं कि 72 बार लगभग धड़कता है। तो अगर आप इसको 0.8 सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो लगभग 70 से 75 के मध्य इसका एवरेज आता है। तो हमारे हृदय का जो साइक्लिक प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और हमें तो इतना सा याद रखना है कि कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सा ही पूछ सकते हैं, इससे आगे नहीं पूछते हैं। तो कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। इसके अलावा हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहाँ हार्ट की बात यहाँ तक कंप्लीट हुई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टरी और वेन की बात करेंगे। धन्यवाद।